हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियोज बना दिया है, जिसमें मैंने काफी अच्छे से पिक्चर सहित पूरे लेसन को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन पे उस सभी का लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वहां पे नहीं मिलता है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट से जा करके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का इस चैप्टर का एक पार्ट पहले ही बना दिया है, यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको यहीं पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने 6 तक तो पहले ही बता दिया था कि निम्नलिखित क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। आपको बताना है कि ये जो दिए गए हैं नाम, ये कहाँ पे मिलते हैं। पहला है उपस्थित अणु, जिसे केंड्रोसाइट भी कहते हैं। बताना है कि ये क्या है और कहाँ पे मिलता है। तो जानते हैं, उपास्थित अणु या केंड्रोसाइट उपास्थि के मैट्रिक्स में स्थित कोशिकाएं कोंड्रोसाइट कहलाती है। ये गर्तिकाओं या लैकुनी में स्थित होती है। प्रत्येक गर्तिका में 1, 2 या 4 केंड्रोसाइट्स होते हैं। केंड्रोसाइट्स की संख्या वृद्धि के साथ साथ उपास्थि में वृद्धि होती है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। दूसरा है कि तंत्रिकाक्ष क्या होता है, यानी एक्सॉन क्या होता है, ये बताना है। तो वह का भी देखते हैं कि तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। तो तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो आपको पता होगा जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, यानी जिसके सहायता से हम लोग किसी चीज को महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, ठंडी गर्मी या फिर किसी के टच को, वो किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका कोशिका द्वारा ही होता है। और तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन। इसके अलावा भी डेंड्रॉन वगैरह होते हैं, ये डेंड्रॉन्स ही हैं। डेंड्रॉन्स, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट भी होते हैं। हालांकि आपको मेन 3 ही अंग याद रखना है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब एक्सॉन के बारे में डिटेल में जानना है तो देखिए, साइटोन से निकले प्रवर्धकों में से एक प्रवर्धक अपेक्षाकृत लंबा, मोटा एवं बेलनाकार होता है, इसे एक्सॉन कहते हैं। यह साइटोन से फूले हुए भाग को एक्सॉन हिलोक से निकलता है। इसकी शाखाओं के अंतिम छोर पर घुंडी सदृश साइनेप्टिक घुंडियां होती है। ये अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन के साथ संधि बनाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है और ये समझ लीजिए क्या होता है वास्तव में, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसा होता है ये। ठीक है, तंत्रिका कोश कैसी होती है, इसमें बीच में केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, इसे डेंड्रॉन, ये सब डेंड्रॉन है। ये पूरा साइटोन है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये डेंड्रॉन है। ये ऐसी उंगलियों जैसे प्रवर्धक होती है, इसे डेंड्राइट कहते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और इसमें से एक हिस्सा बहुत लंबा होता है, ये ऐसा, यही एक्सॉन है। और इसमें फिर से यहाँ पे ऐसे निकले होते हैं और ये जा करके दूसरे एक्सॉन से, यानी दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से जुड़ता है। ठीक है, तो यही एक्सॉन है। आपने, उम्मीद है आपने यह जरूर देखा होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दूसरा जो हमें जानना था, पक्षमाभ उपकला क्या होता है। ये पक्षमाभ उपकला ऊतक है, वो क्या होता है, तो इस ऊतक के बारे में आपने इसके बारे में भी 9th में पढ़ा होगा। इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती हैं। कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पक्षम या सिलिया होते हैं। प्रत्येक पक्षम के आधार पर एक आधार कण होता है। पक्षमाभों की गति द्वारा श्लेष्मा व अन्य पदार्थों को आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। यह श्वासनाल, ब्रोंकाई, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी इत्यादि के भीतरी सतह पर पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था जब पढ़ाते वक्त इस लेसन को, देखिए ऐसी कोशिकाएं होती है इस तरह से। ठीक है, ये स्तंभ के जैसे कोशिकाएं होती है और इस पे क्या होता है, पक्षमाभ होते हैं। ये
छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं, ये क्या करते हैं, ये गति करने में सहायता करते हैं। इसका फिगर मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके साथ ही 7 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उपकला ऊतकों का वर्णन कीजिए। देखिए ये आ भी गया उपकला ऊतक, जो कई प्रकार का उपकला ऊतक होता है, जिसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज भी कहते हैं या एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। वो कौन कौन सा प्रकार होता है उसके बारे में बताना है। और कैसे बताना है, तो चित्र दिया है उसकी सहायता से, इसमें चित्र आपको यहाँ पे मिलेगा, उसकी सहायता से बताना है। तो देखिए उपकला ऊतक के बारे में जानते हैं। संरचना तथा कार्यों के आधार पर उपकला ऊतक को 2 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूहों में, 2 समूहों में। पहला है आवरण उपकला यानी कवरिंग एपिथेलियम जिसे कहते हैं, और दूसरा है ग्रंथिल उपकला यानी ग्रैंडुलर एपिथेलियम। सबसे पहले जानते हैं आवरण उपकला क्या होता है। तो यह अंगों तथा शरीर सतह को ढके रहता है। यह सरल तथा संयुक्त 2 प्रकार का होता है। तो देखिए हमारे शरीर का जो ऊपर से आप जितना चमड़ा देखते हैं, त्वचा देखते हैं, वो सभी उपकला ऊतक का बना होता है। और वो भी किस उपकला का, तो आवरण उपकला ऊतक का बना होता है, क्योंकि सभी ऊतक हमारे शरीर को ढकते हैं। तो जितने सारे ऊतक हैं जो हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, वो किससे बने होते हैं, तो आवरण उपकला ऊतक से बने होते हैं। और आवरण उपकला ऊतक भी 2 तरह का होता है, सरल और संयुक्त। सबसे पहले जानते हैं सरल उपकला ऊतक के बारे में, जिसे हम लोग समान एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। यह उपकला उन स्थानों पर पाई जाती है जो श्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं। यह निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। तो देखिए सरल उपकला ऊतक कहाँ पे पाई जाती है, तो उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पे श्रावण होता हो, यानी कोई चीज का स्राव होता हो। दूसरा अवशोषण होता हो, मतलब कुछ चीज सोख लिया जाता हो। या फिर उत्सर्जन होता हो, यानी अवशिष्ट पदार्थ जहाँ पे बनते हो, वहां पे ये पाए जाते हैं। और ये पुनः कितने प्रकार के होते हैं, पुनः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल सल्की उपकला ऊतक। ठीक है, सरल सल्की उपकला ऊतक, इसके बारे में जानते हैं। इसकी कोशिकाएं चौड़ी, चपटी, बहुभुजीय तथा परस्पर सटी रहती है। सल्की उपकला वायु कूपिकाओं, रुधिर वाहिनियों, आंतरिक स्तर, हृदय के भीतरी स्तर, देह गुहा के स्तर इत्यादि में पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, चौड़ी और सटी होती है, साथ ही बहुभुजीय भी होती है और आपस में काफी सटी होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जो रुधिर वाहिनियां हैं यानी नस वगैरह होता है उसके अंदर होता है, वायु कूपिकाओं जो फेफड़े के पास होता है उसमें होता है, और हृदय के भीतरी सतह पे होता है, देह गुहा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिगर भी देख लीजिए। यही देखिए, यही सल्की एपिथेलियम ऊतक है। देखिए इसकी कोशिकाएं चपटी है, एक दूसरे से सटी हुई है, तो यही सल्की एपिथेलियम ऊतक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जानते हैं सरल स्तंभी उपकला ऊतक। इस उपकला की कोशिकाएं लंबी तथा परस्पर सटी होती है। आहार नाल की भित्ति का भीतरी सतह इसी उपकला का बना होता है। ये पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करता है। ये जो हम लोग भोजन खा लेते हैं और पच जाता है, तो उसका अवशोषण ये करता है, यानी उसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको ये अवशोषित कर लेता है और रक्त में मिलाता है। ठीक है, इसकी कोशिका कैसी होती है, लंबी होती है और साथ ही आपस में सटी भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 नंबर फिगर में देखिए ऐसे, देखिए इसकी लंबी कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस होता है और ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहती है। तीसरा है सरल घनाकार ऊतक। इस उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती है। यह ऊतक श्वसनिकाओं, मूत्र जनन नलिकाओं, जनन ग्रंथियों आदि में पाया जाता है। यह जनन ग्रंथियों में यह ऊतक जनन उपकला कहलाता है। तो जब जनन ग्रंथियों में यह ऊतक पाया जाता है तो जनन उपकला ऊतक कहलाता है, नहीं तो इसे सरल घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो श्वसनियों में होता है, मूत्र जनन नलिकाओं में होता है, जनन ग्रंथियों में होता है। ठीक है, और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, तो घनाकार होती है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, घनाकार होती है। देखिए ये घन की आकार की कोशिकाएं होती है इसकी, और इसमें बीच में यहाँ पे केंद्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर है पक्षमाभि उपकला ऊतक। इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार अथवा घनाकार होती है। इन कोशिकाओं की बाहरी सिरों पर पक्षमाभ यानी सिलिया होते हैं। प्रत्येक पक्षमाभ के आधार पर आधार कण होता है। पक्षमाभों की गति द्वारा श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेले जाते हैं। यह उपकला श्वसन नाल, अंडवाहिनी, गर्भाशय इत्यादि में पाई जाती है। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब ये समझिए क्या होता है। पक्षमाभी उपकला ऊतक जो होता है वो वास्तव में
ये जो घनाकार उपकला ऊतक होते हैं और स्तंभाकार, ये देखिए ये स्तंभाकार उपकला ऊतक है या स्तंभी उपकला ऊतक है, और ये है घनाकार उपकला ऊतक। इसी में परिवर्तन आ जाता है, इसमें कुछ रूपांतरण हो जाता है। जैसे ये देखिए क्या है, घनाकार उपकला ऊतक है ये वाला, और ये है स्तंभी उपकला ऊतक। इसमें जब पक्षमाभ आ जाते हैं ऐसे, इसमें जब बहुत सारे पक्षमाभ आ जाएंगे ऐसे, रोए जैसे बाल हो जाएंगे इसमें भी, तो तब हम उसे कहते हैं, कौन सा ऊतक कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं पक्षमाभी उपकला ऊतक। वास्तव में ये घनाकार या फिर ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक ही है, जिसमें परिवर्तन होता है, उसमें सिलिया आ जाता है, यानी छोटे छोटे रोए जैसे बाल आ जाते हैं। वही जब आ जाते हैं तब उन्हें पक्षमाभी उपकला ऊतक कहते हैं। आप यहाँ पे उसका फिगर भी देख सकते हैं, यही पक्षमाभी उपकला ऊतक है। देखिए इसमें यहाँ पे पक्षमाभ आया है, सिलिया है, और वास्तव में यह स्तंभी ऊतक ही है। इसके बीच में ये क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। पांचवा जानते हैं कूटस्तरी उपकला ऊतक। यह सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक का रूपांतरित रूप है। तो देखिए ये जो कूटस्तरिक है, ये भी क्या है कि सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक का ही रूपांतरित स्वरूप है। इसमें कोशिकाओं के मध्य में गोलबेट या म्यूकस कोशिकाएं स्थित होती है। यानी जब स्तंभाकार ऊतक में क्या होती है, बीच में गोलबेट और म्यूकस कोशिकाएं स्थित हो जाती हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं कूट स्तरित उपकला ऊतक। ये ट्रैकिया, श्वसनियों, ग्रसनी, ग्रसिका गुहा, नर मूत्रवाहिनी इत्यादि में पाई जाती है। अब सरल वाला समाप्त हो गया। दूसरा जो था संयुक्त या स्तरित एपिथेलियम ऊतक, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें उपकला अनेक स्तरों में बनी होती है। कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कोशिकाएं आधार कला पर स्थित होती हैं। सबसे निचली परत की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। ये आपको नोटिस करने वाली बात है कि जो इसके निचली स्तर की कोशिकाएं होती हैं उनमें निरंतर विभाजन होता है। बाहरी स्तर की कोशिकाएं मृत होती है। जो कोशिकाएं आपको बाहर से दिखाई देंगी वो कैसी होती है, मृत होती है। कोशिकाओं की संरचना के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले है स्तरित सल्की उपकला ऊतक। इसमें सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं चपटी व सल्की होती है तथा सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभी या घनाकार होती है। आधारीय जनन स्तर की कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होने से त्वचा के क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनरुद्भवन होता है। यानी अगर त्वचा में नुकसान होता है तो ये क्या करती हैं, इसका मतलब उस क्षतिग्रस्त जो पार्ट हुआ है, जहाँ पे जो ऊतक या जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको ये पुनरुद्भवन द्वारा सही कर देती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, कोई अंग टूट जाता है तो वो स्वतः अपने से ठीक हो जाता है, तब उसे हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। स्तरित सल्की उपकला केराटिन युक्त या केराटिन विहीन होती है। स्तरित सल्की उपकला ऊतक त्वचा की अधिचर्म, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, योनि, मूत्र नलिका, नेत्र की कॉर्निया, नेत्र श्लेष्मा इत्यादि में पाई जाती है। यानी कई स्थानों पर ये पाई जाती है। अंतवर्ती या स्थानांतरित उपकला ऊतक, इसमें आधार कला तथा जनन स्तर नहीं होता है। इसकी कोशिकाएं लचीली संयोजी ऊतक पर स्थित होती हैं। सजीव कोशिकाएं परस्पर उंगली सदृश प्रवर्धकों का निर्माण करती है तथा उसी से जुड़ी रहती है। ये कहाँ पे होती है, तो मूत्राशय मूत्रवाहिनियों में पाई जाती है। बस इसमें ज्यादा नहीं जानना है। अगला है संवेदी तंत्रिका संवेदी उपकला। यह स्तंभाकार उपकला के रूपांतरण से बनती है। कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर संवेदी रोम होते हैं। कोशिका के आधार से तंत्रिका तंतु निकलते हैं। यह नेत्र के रेटिना, ग्रान, अंग की श्लेष्मा कला, अंतरकला इत्यादि में पाई जाती है। ठीक है, आप इसका यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं। ये है स्तरित सल्की उपकला ऊतक का है, दूसरा है अंतर्वर्ती उपकला ऊतक का, और तीसरा है तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक का। ठीक है, अगला ख है ग्रंथिल उपकला ऊतक। ये घनाकार स्तंभाकार उपकला से विकसित होते हैं। ग्रंथिल कोशिकाएं एकाकी या सामूहिक होती हैं। यानी ये कैसे बनते हैं, तो घनाकार उपकला ऊतक या फिर स्तंभाकार उपकला ऊतक से विकसित होते हैं। उनमें कुछ रूपांतरण होता है। ये एकाकी यानी अकेले रहते हैं या फिर समूहों में रहते हैं। अब इसका जानते हैं। एक कोशिकीय ग्रंथि, ये स्तंभाकार उपकला के एकल रूप में पाई जाती है। श्लेष्म या गालबेट कोशिकाएं कहते हैं। जैसे देखिए ये सिंगल रहती है, अकेली रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा है बहुकोशिकीय ग्रंथियां।
ये उपकला के अंतर्वलन से बनती है। इसका निचला भाग स्रावी तथा ऊपरी भाग नलिका रूपी होता है, जैसे श्वेत ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां इत्यादि। रचना के आधार पर बहुकोशिकीय ग्रंथियां नलिकाकार, कुपिकाकार होती हैं। ये सरल, संयुक्त अथवा मिश्रित दो प्रकार की होती है। स्वभाव के आधार पर ग्रंथियां मीरोक्राइन, एपोक्राइन तथा हेलोक्राइन के रूप में होती है। ये आप इसका तीनों का फिगर देख सकते हैं, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभेद कीजिए। आपको इसमें अंतर बताना है। पहला है सरल उपकला ऊतक तथा संयुक्त उपकला ऊतक। तो देखिए दोनों के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है, तो उम्मीद है आप वहां से लिख लीजिएगा। दूसरा है हृदय पेशी तथा रेखित पेशी, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सघन नियमित तथा सघन अनियमित संयोजी ऊतक, वाष्मय तथा रुधिर ऊतक और सामान्य तथा संयुक्त ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो देखिए सरल और संयुक्त उपकला के ऊतक के बारे में मैंने आपको बताया ही था, एक बार फिर देख लीजिए। सरल उपकला एक स्तरीय होती है जो देह, गुहा, वाहिनियों, नलिकाओं इत्यादि के भीतरी स्तर पर पाई जाती है, जबकि संयुक्त उपकला में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं तथा इसका प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हृदय पेशी और रेखित पेशी में। हृदय पेशी और रेखित पेशी, देखिए ये केवल हृदय की भित्तियों में मिलती है। हृदय पेशी कहाँ होगी? केवल हृदय की भित्ति में। ये देह भित्ति, जीव या इसके अलावा फेरिंग्स, एसोफेगस या अग्रपाद इत्यादि जगहों पे पाए जाते हैं। ये निरंतर जाल बनाती हैं। ये बंडल के रूप में अस्थियों से जुड़ी होती है। तीसरा है ये छोटी व बेलनाकार होती है, इसके अंत भाग स्थूल होते हैं। ये लंबी व बेलनाकार होती है, इसके अंत भाग चपटे होते हैं। चौथा अंतर है ये एक केंद्रकीय होती है तथा केवल प्लाज्मा कला से घिरी होती है, यानी प्लाज्मा कला यानी प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। यह बहु केंद्रीय होती है तथा सार्कोलेस्मा से घिरी होती है। अगला है ये शाखित होती है तथा इस पर गहरे व हल्के पट्टे मिलते हैं। यह अशाखित होती है तथा इस पर एकांतर क्रम में हल्के व गहरे क्रॉस स्पॉट। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेशी कोशिका में अनेक माइट्रोकॉन्ड्रिया तथा ग्लाइकोजन कण मिलते हैं। इसमें ग्लाइकोजन कण तथा माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पेशियां कभी नहीं थकती हैं और ये पेशियां कभी कभी थक जाती हैं। यानी जो हृदय पेशियां वो कभी नहीं थकती है, क्योंकि इसी से तो हृदय बना होता है। सोचिए हृदय थक जाए और काम करना बंद कर दे तो उसी समय आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये पेशियां कभी नहीं थकती है, क्योंकि जिस दिन थक गई उस दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। 100 नंबर जानते हैं, इधर है सघन नियमित संयोजी ऊतक और दूसरा है सघन अनियमित संयोजी ऊतक। इनमें कोलेजन तंतु रेशों के समानांतर बंडलों के मध्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए टेंडन या जिसे हम लोग स्नायु कहते हैं, इसमें अनेक तंतु व फाइब्रोब्लास्ट मिलता है। यह ऊतक तथा उपास्थि आदि में मिलता है। अगला देखते हैं वाष्मय तथा रुधिर ऊतक में अंतर। तो देखिए वाष्मय वसामय होता है, सॉरी मैं वसामय बोलना भूल गया, तो ये वसामय है। तो वसामय मतलब क्या होगा? जो फैट वाला ऊतक होता है। यह ऊतक ढीला संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे मिलता है। इसकी कोशिकाएं वसा संचय करती हैं, मतलब वसा को क्या करते हैं? स्टोर करके रखती हैं। और रुधिर एक द्रव संयोजी ऊतक है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स तथा सफेद रक्त कोशिकाएं मिलती हैं। दूसरा है जिन पोषक तत्वों का उपयोग नहीं हो पाता है वो सभी वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे वसामय ऊतक के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब देखिए जब क्या होता है कि पोषक तत्वों का उपयोग नहीं होता तो वसा में परिवर्तित हो जाता है और वसा के रूप में जा करके त्वचा में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए आदमी देखते हैं कि पेट मोटा हो जाता है, उसका पेट देखे होंगे निकल जाता है। वास्तव में वहां पे क्या होता है? फैट ही जमा हुआ रहता है। यह सारे शरीर में निरंतर धमनी नलिकाओं में बहता रहता है तथा विभिन्न पदार्थों का संवहन भी करता है। अगला जानते हैं सामान्य ग्रंथि तथा संयुक्त ग्रंथि। इस ग्रंथि में एकल और शाखित वाहिनी होती है। ये सरल नलिकाकार ग्रंथि जैसे आंत में क्रिप्ट ऑफ ल्यूबर कुहन, कुंडलित नलिकाकार श्वेत ग्रंथि सरल। इस ग्रंथि में वाहिनियों का शाखित तंत्र होता है। ये संयुक्त नलिकाकार जैसे अमाशय की जठर ग्रंथियां, आंत की ब्रूनर ग्रंथि, संयुक्त एल्वियोलर ग्रंथि जैसे श्वेत व लाल ग्रंथि तथा संयुक्त नलिका एल्वियोलर ग्रंथि में भी होती है, जैसे अग्नाशय की ग्रंथि इत्यादि में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जानते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में
सुमेलित न होने वाले अंशों को इंगित कीजिए। तो इन अंशों को आपको इंगित करना है कि ये कौन से हैं जो इस श्रृंखला में नहीं मिलते हैं। तो पहला में आप यहाँ पे देख लीजिए, और इसका आंसर काफी आसान है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ बताना। देखिए इसमें यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है जो इसमें नहीं बैठता है सही से। दूसरा का हो जाएगा उपास्थि, ऐसे ही स्नायु। आप अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये, क्योंकि काफी आसान है। वैसे ही ये मिलान वाला है, तो आप मिलान भी यहाँ पे आसानी से देख करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक का किसमें मिलेगा, एक का 3 में मिलेगा, 2 का यहाँ पे 4 में मिलेगा, और ग का 5 में मिलेगा। ऐसे आप मिला सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, केंचुए में परिसंचरण तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में जानते हैं। केंचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। रुधिर लाल होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन किसमें घुला होता है, प्लाज्मा में। रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रकमय होते हैं। केंचुए के रुधिर परिसंचरण में निम्नलिखित अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियां होती हैं। पहला है पृष्ठ रुधिर वाहिनी। यह आहार नाल के मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होती है। यह पेशीय कपाट युक्त रुधिर वाहिनी होती है। यह अंतिम खंडों से रुधिर एकत्र करके प्रथम 13 खंडों में वितरित कर देती है। रुधिर का अधिकांश भाग 4 जोड़ी हृदय द्वारा अधर रुधिर वाहिनी में पहुंच जाता है। दूसरा है अधर रुधिर वाहिनी। यह आहार नाल के मध्य अध तरल पर स्थित होती है। यह अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर का विकिरण करती है। इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित के कार्य बताइए। फ्रेंड्स यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्लो चलता है नेट, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ और इसको भी जल्दी से समाप्त करना चाह रहा हूँ। इसलिए यहाँ से अब आप लोग लास्ट कुछ क्वेश्चन है उस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है मेढक की मूत्र वाहिनी। तो मेढक की मूत्र वाहिनी जानते हैं, नर मेढक में वृक्क से मूत्र वाहिनी निकालकर क्लोएका में खुलती है। यह मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है। मादा मेढक के मूत्र वाहिनी तथा अंड वाहिनी क्लोएका में पृथक पृथक खुलती है। मूत्र वाहिनी वृक्क से मूत्र को क्लोएका तक पहुंचाती है। दूसरा, मेलपीघी नलिकाएं, ये कीटों के मध्यांत्र यानी मध्य आंत्र तथा पश्चांत्र यानी पश्च आंत्र में संधि काल पर पाई जाने वाली पीले रंग के धागे सदृश उत्सर्जी संरचनाएं होती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थों को हीमोसील से ग्रहण करके आहार नाल में पहुंचाती हैं। केंचुए की देह भित्ति नम तथा चिकनी होती है। यह श्वसन हेतु गैस विनिमय में सहायक होती है। देह भित्ति का श्लेष्मा केंचुए के बिलों सुरंग की सतह में को चिकना व मजबूत बनाता है। ठीक है, अगला है मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप एक मेढक का ये देखिए, इसका पाचन है, इसका नामांकित चित्र बनाना है। इसको मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यही मेढक का पाचन तंत्र है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इस फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। कोई शिकायत होगा उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि उसका सुधार किया जा सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।